Hello. Good morning, all. Hello. Good morning, ma'am. Okay, we'll start. Good This week morning. I've seen that income from house property we have started. So this was the home. So यहाँ पे आपने बताया था पोजीशन दे रहे हैं करके, यहाँ पे चाबी दे रहे हैं. फिर नेक्स्ट इमेज में आपने देखा था कि यहाँ पे इसको पैसे भी मिल रहे हैं. सो एक इमेज में आपने देखा कि उसको चाबी दे रहे हैं, नेक्स्ट इमेज में देखा कि उसको पैसे दे रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को जो समझना है कि वो रेंटल पे दे रहे हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ रेंटल इनकम आएगा, वही हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बेचा हुआ नहीं. सो हमारा टॉपिक इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. वी हैव सीन द बेसिक चार्ज ऑफ सेक्शन 22 अंडर द सेक्शन 22. ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो घर बन रहा है, यहाँ पे जो घर है उसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे से हम लोग रेंटल इनकम चार्ज करेंगे. अगर मैंने ये घर बेचा तो वो मेरा रेंटल इनकम नहीं होगा, क्योंकि घर बेचने के बाद मुझे पैसा कितनी बार मिलेगा, एक ही बार. घर अगर मैं बेच रही हूँ तो पैसा मुझे एक ही बार मिलेगा, तो वो एक ही बार मिलेगा, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं. ये मेरा जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है. क्यों? क्योंकि मुझे रेंट जो मिलेगा वो बार बार मिलेगा. तो यहाँ पे इसके लिए रेवेन्यू इनकम है, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी. तो ये क्या होगा, ओनली रेंटल इनकम यहाँ पे आपको चार्ज करना है. सेकेंड, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पज वाला ही लोगे. आप कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपने किसी को लेट आउट दिया है तो रेंटल इनकम बिल भी यहाँ पे वो भी चार्ज होगा इन दिस हेड. फिर यहाँ पे मैंने आपको पूछा था ये क्या है, तो आप लोग ने लैंड बोला था मुझे. सो यहाँ पे आपको ये समझना था कि खाली लैंड अगर आपने किसी को भाड़े पे दिया, सिर्फ लैंड, सो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और यहाँ पे लैंड पे किधर भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. लेकिन एक बार आपने ये लैंड खरीद लिया और वो लैंड खरीदने के बाद इसके ऊपर आप घर बना रहे हो, जैसे आप यहाँ पे ये इमेज में देख सकते हो, घर बन रहा है थोड़ी थोड़ी जगह के बाद. दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? Sir, ओके. सो अगर आपने ये घर भाड़े पे दिया बनाने के बाद, तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. ओके. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, देयर शुड बी अ लैंड एंड स्ट्रक्चर अटैच टू इट. ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड हम लोग ने बताया था होम स्वीट होम. ये होम स्वीट होम कौन बोलेगा, ओनर बोलेगा. सो सेकेंड पॉइंट था असेसी शुड बी लीगल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. थर्ड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो ये काम कर रही है मशीन, सिलाई मशीन का टेलरिंग का काम चालू है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन. इफ यू वांट टू डू द बिजनेस, सो आप घर घर या दुकान भाड़े पे लो अलग से, फिर आप बिजनेस करो. खुद के घर में बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो आप, फिर गवर्नमेंट का नुकसान होता है. मैंने आपको कल वो भी बताया था. उसके बाद ये फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेम ऑफ असेसी, स्टेटमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, स्टेटस एंड पर्सन. ये जो चार चीजें हैं और वो जो नेम है, ये पूरा जो फॉर्मेट है ये पूरे टैक्स में सेम है. यहाँ तक पूरे टैक्स में सेम है. मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन करो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जो होगा वो पूरे सब में सेम है. यहाँ तक नेम ऑफ असेसी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी ईयर आपका, अगर यहाँ पे अभी फिलहाल जो हम लोग सीख रहे हैं उसका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम है. जब आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो नेक्स्ट ईयर मेरा असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा. जो मेरा अभी करंटली असेसमेंट ईयर है वो मेरा प्रीवियस ईयर बन जाएगा नेक्स्ट ईयर की बात करोगे तो, आफ्टर मार्च. अभी फिलहाल मार्च तक तो मेरा यही चलने वाला है. क्लियर? तो ये फॉर्मेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. फर्स्ट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू less municipal taxes, so you will get net annual value. You have to deduct the standard deduction over there, 30% of net annual value. After that, अगर आपने घर लोन पे लिया है और फिर अगर आप भाड़े पे चढ़ा रहे हो तो उधर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना घर का, वो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. ठीक है. सो यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हम लोग ने वन बाय वन चेक किया था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या.
तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट जो सीखना था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो फर्स्ट इज फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। याद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन एवरीवन? Yes, 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 ma'am. ओके, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर यू हैव टू कंपेयर विथ Standard rent. यस, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे हम लोग, सो विच एवर इज लोअर, आफ्टर Low. दैट यू हैव टू कंपेयर with actually. actual rent. So you will get your GAV, that is gross annual value. Clear हुआ? Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, फेयर रेंट मेरा 5 लाख है, म्यूनसिपल वैल्यू 7 लाख है। तो पहले मुझे कंपेयर करना है फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। सो 5 लाख और 7 लाख विच एवर इज हायर 7 लाख। सो उसको आप साइड में रखो। फिर अभी आप 7 लाख को कंपेयर किसके साथ करोगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कितना है 8 लाख, 7 लाख और 8 लाख विच एवर इज लोअर। सो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 7 लाख। सो अभी आपको वो 7 लाख को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ। 25,000 पर मंथ, तो आपको कैलकुलेट करना है 25,000 इंटू 12 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 3 लाख। सो 7 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर 7 लाख। सो फर्स्ट एग्जाम्पल का हम लोग का जीएवी कितना आ रहा था 7 लाख। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. इसका जरा फटाफट बता दो मुझे, जीएवी कैलकुलेशन फिर से करो और जीएवी बता दो। $6 lakh. Yes, 6 lakh or 6 lakh whichever is higher, that is 6 lakh. आफ्टर दैट यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल इसका बताओ। हम लोग ने ऐसे 5 एग्जाम्पल्स देखे थे। $9 lakh. यस, आपको एक एक कंपेयर करना है। फेयर एंड 9 लाख था, म्यूनसिपल वैल्यू 10 लाख है, विच एवर इज हायर 10 लाख। तो 10 लाख को आपको साइड में लेना है। फिर वो 10 लाख को किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 9 लाख, विच एवर इज लोअर। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको हायर दिखना है, हायर, फिर सेकेंड स्टेप में लोअर, थर्ड स्टेप में हायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लाख आएगा। ये वाला बताओ। $14 lakh. 14 lakh. यस, 14 इसका बताओ। $9 lakh. 9 लाख 90,000. sorry, 90,000। 90,000. 90,000। फिर हम लोग ने म्यूनसिपल टैक्स देखा था। यहाँ पे जिसे हम लोग के फॉर्मेट में सेकंड है, फर्स्ट हम लोग ने जीएवी कैलकुलेशन देख लिया, सेकंड इज म्यूनसिपल टैक्स। तो म्यूनसिपल टैक्स का आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब भी आपने उसको पेड किया होगा। वो भी जितना ओनर ने पे किया है उतना ही है। हो सकता है ओनर ने पे किया हो, बाद में वो टेनेंट से रिकवरी कर रहा हो, सो हम लोग उसका माइनस करने आपको नहीं देंगे। आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब भी आपने प्रॉपर पेड किया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि म्यूनसिपल टैक्स पेड इन द करंट ईयर। मैंने करंट ईयर में 3 साल का पैसा 3 साल का भरा,
हो सकता है मैंने लास्ट ईयर नहीं पे किया हो, उससे लास्ट ईयर नहीं पे किया हो, मेरे पास पैसा नहीं था, बट करंट ईयर में मेरे पास पैसा है, मैंने तीनों साल का एक साथ पे कर दिया। सो अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्स आपने पेड किया है, आपको दैट इज पूरा डिडक्शन मिलेगा, एंटायर अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पेड किया है। सो आपको यहाँ पे ये समझना था, म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पेड बेसिस पे है, दैट इज अगर आपने पेड किया है तो यहाँ पे ईयर मटेरियल नहीं है। हम लोग ने पे किया वो इम्पोर्टेंट है, ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से ईयर का आपने पे किया है आप माइनस ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो म्युनिसिपल टैक्स का। क्लियर हुआ ये? फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सॉरी डिडक्शन है 24 में। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो क्या है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पे आपको डिडक्शन 24A में मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का 30%। ये 30% क्यों दे रही गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था, क्यों दे रही है? लाइक घर का आप लोग जो खर्चा कर रहे हो, रिपेयर्स, कलर्स वगैरह जो भी है, रिनोवेशन है, मोटर चार्जेस वगैरह, मोटर चार्जेस, तो ये सब जो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो घर के पीछे, रेंट देने से पहले हम लोग को ये सब कराना करके देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा माइनस करने के लिए मत मांगो हमसे, हम आपको फ्लैट 30% दे रहे हैं। अगर आप घर पे कलर करा रहे हो तो भी 30% हम माइनस करने देंगे, कलर नहीं करा रहे हो तो भी हम आपको 30% माइनस करने देंगे, बिकॉज एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इतना आपको मिलेगा ही। तो डिडक्शन का नेक्स्ट सेक्शन जो है 24 सबसेक्शन बी, ये जो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। यहाँ तक हम लोग ने कल देखा था कि अगर मेरा हाउसिंग लोन जो है, मतलब मैंने अगर घर लोन पे लिया हुआ है तो मुझको हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने अगर लोन लिया हुआ है, सो अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ तो यहाँ पे आप डिडक्शन माइनस कर सकते हो, बट ये पेबल बेसिस पे है। मतलब ये केस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे ईयर मटेरियल है, पे किया हुआ वो मटेरियल इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने हमारे ईयर में 17-18 मतलब 19-20 का मेरा जो प्रीवियस ईयर था, उस ईयर में मैंने 17-18 का तो पे कर दिया, 18-19 का भी पे कर दिया, लेकिन 19-20 का पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे अभी, क्योंकि मैंने पहले ही 2 साल का 1,04,000 पे कर दिया। तो अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम लोग आपको यहाँ पे पेबल बेसिस पे माइनस करने देते हैं। मतलब अगर आपने पे भी किया है या नहीं किया है, हम आपको माइनस करने दे रहे हैं, लेकिन हमारे साल का ही, हमारे लिए ईयर इम्पोर्टेंट है। तो हम सिर्फ आपको हमारे प्रीवियस ईयर का ही माइनस करने देंगे, दैट इज ओनली 19-20 का। सो यू विल गेट ओनली 45,000 एज अ डिडक्शन, बिकॉज ईयर इज मटेरियल बट पेमेंट इज नॉट। क्लियर हुआ? यहाँ तक हम लोग ने कल देखा था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग को आज यहाँ पे देखना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो हम लोग ने यहाँ पे देखा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये जो 24B का जो पार्ट है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का ये जो पार्ट है, इसमें ये जो बेनिफिट मतलब ये जो है यहाँ पे अलग से बताया हुआ है। अगर 2 पार्ट किया हुआ है इसका डिडक्शन में, अगर आपका घर कमा के दे रहा है मुझे, जैसे कि हो सकता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, सी फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास 2 घर है, वो दोनों घर मैंने लोन पे लिया हुआ है, दोनों घर लोन पे लिया हुआ है, और वो दोनों घर में से एक घर पे मैं खुद रहती हूँ, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने खुद ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और दूसरा जो है वो लेट आउट है, मैंने भाड़े पे दिया हुआ है, लेट आउट मीन्स भाड़े पे दिया हुआ। सो अगर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर उसमें से अगर आपने हाउसिंग लोन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सो वो घर मुझे कमा के दे रहा है क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर कमा के दे रहा है? No. नहीं। लेकिन ये जो अगर आपको लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर वो आपको रेंट मतलब अगर वो लोन पे लिया है और उसमें जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो तो आपको कमा के दे रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं कि जो घर आपको कमा के दे रहा है और वो घर का अगर आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो तो हम आपको पूरा माइनस करने देंगे, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा हमारे करंट ईयर में, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया होगा हम आपको माइनस करने देंगे, बिकॉज वो घर मुझे कमा के दे रहा है। दैट मीन्स जब लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए 24B का जो डिडक्शन है वो फुल अमाउंट डिडक्शन है, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया होगा हम आपको वहां पे पूरा माइनस करने देंगे। क्लियर हुआ? लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर तो मुझे कमा के नहीं दे रहा है। जब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर कमा के नहीं दे रहा है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये चार्ट जो है वो सिर्फ ओनली एसओपी के लिए है, ओनली टू एसओपी। एसओपी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस आपने जहाँ पे जो खुद ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, और अगर आपने वो भी लोन पे लिया हुआ है, आप यहाँ पे उसको माइनस कर सकते हो रिडक्शन में। लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा कि आपने लोन कभी लिया है। अगर आपको डिडक्शन चाहिए वो भी एसओपी प्रॉपर्टी का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने लोन कभी लिया। अगर आपने लोन 1/4/1999 के पहले लिया हुआ है, तो हम आपको सिर्फ 30,000 डिडक्शन माइनस करने देंगे। मैक्सिमम 30,000 आपको माइनस करने दिया जा सकता है। अगर आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो हम एक्स्ट्रा माइनस करने नहीं देंगे, ओनली 30,000 माइनस करने आपको देंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? लेकिन अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर लिया है, तो हम आपको रीजन पूछते हैं कि अगर आपका परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए जो है, अगर आपने लोन जो लिया है वो घर खरीदने के लिए लोन लिया है, या रिकंस्ट्रक्शन मतलब आपके पास लैंड है और उसके ऊपर जो आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, तोड़ के फिर से कुछ बनाना है, उसके लिए अगर आपने लोन लिया है, तो हम लोग के आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक माइनस करने दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपने 15 लाख रुपए का लोन लिया और आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो फॉर एग्जाम्पल से 3 लाख रुपए जा रहा है, और आपने घर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, तो अब ये सिचुएशन में आपने 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया, लेकिन हम आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही माइनस करने देंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। लेकिन अगर आपने लोन लिया है वो रिपेयर के लिए लिया है, रिनोवेशन के लिए लिया है, या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, वो भी लोन आफ्टर के बाद, मतलब 1 अप्रैल के बाद 1990 के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 30,000 हम आपको यहाँ से माइनस करने देंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? तो आपको एसओपी के लिए याद रखना पड़ेगा, अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और अगर आपने लोन लिया है हाउसिंग के लिए, अगर आपने लोन लिया है तो हमको देखना पड़ेगा कि लोन आपने कभी लिया है। अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है तो हम आपको 30,000 का डिडक्शन देंगे। फिर आपने इंटरेस्ट कितना भी पे किया हो, तो हम अगर जैसे कि अगर आपने इंटरेस्ट 15,000 पे किया तो 15,000 माइनस करने का। लेकिन अगर ज्यादा पे किया तो ये सब मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर मेरे को कमा के नहीं दे रहा है। ठीक है? आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक होता है अगर आपने, नॉर्मली अभी तो 1/4/99 के बाद ही अगर लोन लिया है आपने, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक आप माइनस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे केसेस है, आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे टोटल 6 केसेस है जो आपको सीखने हैं। फर्स्ट, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है घर के साथ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, फर्स्ट हो सकता है आपके पास एक ही घर है, उसमें आप खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सो वो फर्स्ट केस हो गया, क्योंकि आपके पास एक ही घर है और वो घर में आप खुद रह रहे हो, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो जब उसका कैलकुलेशन करोगे, तो उसका कैलकुलेशन भी अगर आपको करना है तो क्या होगा, सब नील आएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड तो मुझे कुछ कमा के नहीं दे रहा है, रेंट वगैरह तो आ नहीं रहा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा नील हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं आएगा। जब मेरा म्युनिसिपल वैल्यू कुछ नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं है, तो आपको नेट एनुअल वैल्यू भी नील आएगा। तो जब मेरा नेट एनुअल वैल्यू ही नील आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब आप एसओपी में सिर्फ इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो। अब क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होगा, आपने घर लेने रहने के लिए घर लोन पे लिया है, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपको यहाँ से हम माइनस करने देंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम करो कि आपके पास 2 घर है, एक घर आपने खुद के लिए लिया, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है, एलओपी, मतलब हो सकता है आपने दूसरा घर भाड़े पे चढ़ा दिया, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। एलओपी इज लेट आउट प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेकेंड इज लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब अज्यूम करो जैसे कि आपके पास 2 घर है, एक घर में आप खुद रह रहे हो, दूसरा घर आपने भाड़े पे चढ़ा दिया, तो वहां से आपको रेंट आ रहा है, सो दैट इज एलओपी, नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है? थर्ड केस इज डिम्ड एलओपी, डीएलओपी, दैट इज डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी, डी इज डिम्ड,
अभी यहाँ पे गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है, फॉर एग्जांपल से आपके पास 3 घर है, अज्यूम करो। एक घर में आपने खुद रहे, दैट इज एसओपी। दूसरा घर आपने भाड़े पे चढ़ा दिया, एलओपी। तीसरे घर के लिए आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो, अभी तक आपको मिला नहीं है, कोई टेनेंट ढूंढ रहे हो, टेनेंट अभी तक आपको मिला नहीं है। सो घर खाली है या फिर कोई रह रहा है उसमें? खाली है। घर तो खाली है, हाँ घर खाली पड़ा है, आप ढूंढ रहे हो अभी तक। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, थर्ड घर को भी यहाँ पे डिम्ड एलओपी बोलती है। मतलब हम अज्यूम करेंगे कि वो आपने भाड़े पे दिया है, डिम्ड इज अज्यूम करना। सो गवर्नमेंट अज्यूम करेगी कि वो आपने भाड़े पे दिया है, तो उसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट केस इज एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब पूरे 12 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा। तो सेकेंड इज एलओपी, दैट इज पूरे 12 महीने के लिए आपने वो घर भाड़े पे दिया हुआ है। थर्ड इज डिम्ड एलओपी, दैट इज आपने घर किसी को भाड़े पे नहीं भी दिया तो भी वो क्या होगा, अज्यूम करेंगे कि वो भाड़े पे दिया हुआ है करके, और आपको उसका टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तुमने क्लाइंट ढूंढा होता तो उससे रेंट आता, रेंट आता तो हम लोग को भी टैक्स पे मिलता। समझ रहा है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना वो सोच रही है, बट यहाँ पे आपको टैक्स नहीं, यहाँ पे ये डिम्ड एलओपी मानना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। फोर्थ इज पार्टली एसओपी एंड पार्टली एलओपी। जैसे मैंने आपको बताया था, उसने एग्जांपल दिया था सिलाई मशीन के लिए। आपने एक ही घर है और एक घर में आपने क्या किया, खुद रह रहे हो, घर एक ही है, एक ही घर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज 50-50 का रेशो, 40-60 का रेशो, 30-70 का रेशो, कुछ भी रेशो हो, घर एक ही है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल से मैं 50-50 कर दूँ, एक ही घर है, एक घर में मैंने बीच में दीवार खड़ा कर दिया, तो 50% का जो पोर्शन एरिया है उसमें मैं खुद रहूंगी, 50% एरिया है मैंने वो भाड़े पे दे दिया, किसी को बिजनेस करने के लिए मैंने वो भाड़े पे दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टली एसओपी एंड पार्टली एलओपी का केस हो गया ये। क्यों? क्योंकि घर एक ही है, यूनिट एक ही है, घर एक है, यूनिट उसमें अलग अलग है। यूनिट 1 जो है वो एसओपी है, यूनिट 2 जो है वो एलओपी है। समझ में आया ये केस आपको? फिर नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी एंड एलओपी। हो सकता है फॉर एग्जांपल से मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ, मेरा फार्म हाउस जो है वो पुणे में है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं गर्मियों की छुट्टी में हम लोग वहाँ पे जाते हैं, नॉर्मली 2-3 महीने के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी है, दैट इज 3 महीना जो मैं खुद रहने जाती हूँ ना वहाँ पे, दैट इज एसओपी। और बाकी का जैसे कि बाकी का जो 9 मंथ्स बच रहा है उसको मैंने भाड़े पे चढ़ाया हुआ है। जैसे मैं गर्मी की छुट्टियों में मुंबई से पुणे जाती हूँ, वैसे हो सकता है मैंने जिसको लैंडलॉर्ड मतलब जो भाड़े पे दिया टेनेंट है, वो भी 7 महीना यहाँ पे रहता है और 3 महीने के लिए वो बाहर जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? तो यहाँ पे क्या होगा, आधा साल पहले फोर्थ वाला केस बोल रहा था वो पार्टली एसओपी एंड पार्टली एलओपी बोल रहा था, मतलब घर एक ही है, उसमें आपने यूनिट्स क्रिएट किए हैं। लेकिन फिफ्थ केस में क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब आधा महीना तुम, मतलब हो सकता है 3 महीना तुमने उसको एसओपी रखा होगा, आप खुद रह रहे हो, 3 महीना आपने उसको भाड़े पे दे दिया है, बाकी का मतलब जो भी बाकी का बच रहा है आपका 9 मंथ्स वो आपने एलओपी कर दिया है। समझ में आया फिफ्थ केस? फोर्थ और फिफ्थ समझ में आया? Yes, sir. ओके। yes, sir. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्स्थ वाला केस। अभी यहाँ तक जो एसओपी का केस था, एलओपी का केस था, थर्ड केस जो है डिम्ड एलओपी, फोर्थ इज पार्टली एसओपी एंड पार्टली एलओपी। इसके बाद फिफ्थ जो है वो पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी एंड पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी। ये जो 5 केस है ना, इसके लिए जीएवी कैलकुलेशन जो है वो अभी तक हमने जो किया था वही है, फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर, एंड कंपेयर विद एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर। अभी तक ये फिफ्थ तक हम लोग ने जो भी देखा वो नॉर्मल केसेस थे। उसके बाद यहाँ पे आपका सिक्स्थ वाला केस है। सिक्स्थ केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है जीएवी कैलकुलेशन का, वो हम लोग देखेंगे, ये इसका मतलब पहले समझते हैं। पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी एंड पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट। जैसे कि मैंने क्या बोला कि मेरा मुंबई, मतलब मुंबई में हम लोग रहते हैं और पुणे में फार्म हाउस है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वहां पे रहने के लिए जो जगह है अभी उसमें क्या हुआ, मैंने भाड़े पे दे दिया, लेकिन भाड़े पे जो दिया ना वो मैंने सिर्फ 9 मंथ्स के लिए भाड़े पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है मैं 9 मंथ्स ही भाड़े पे रहूंगा, 3 महीने के लिए मैं भी यहाँ पे, लाइक गर्मियों की छुट्टी में मैं भी जाता हूँ अपने मामा के घर, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी था, लाइक दैट इज 9 मंथ्स, 9 मंथ्स आपका एलओपी था क्योंकि आपको 9 मंथ तक उसने रेंट पे किया। लेकिन 3 महीना यहाँ पे क्या हुआ, वेकेंट है, खाली है,
क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका अगर ऐसा कुछ केस है जहां पे आपने 9 महीने के लिए भाड़े पे दिया है, जैसे कि एग्जांपल है ये 9 महीना, तो पार्ट ऑफ द ईयर की बात चल रही है, मतलब अगर आपने कोई भी हाफ मंथ, अगर कोई भी हाफ अगर एलओपी है और उसके बाद अगर पार्ट जो है वो वैकेंट है, मतलब घर अगर आपका खाली रहता है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, कैलकुलेशन पर्पसेस कुछ तो डिफरेंट है। मतलब अगर आपने वो घर वैकेंट क्यों रखा है, वैकेंट इज खाली, आपने वो घर खाली क्यों रखा है, तो ये टाइम पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मेरा कैलकुलेशन है, स्पेशल कैलकुलेशन है केस 6 के लिए। जरा देखते हैं क्या बोल रहा है वो कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट इज फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, यहाँ तक तो आपको करना ही है। पहले आप घर देखोगे कि घर का फेयर रेंट कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, और उसको आपको चेक करना है विच एवर इज हायर के साथ। फिर आप देखोगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, आपको एक अमाउंट मिलेगा, यहाँ तक आपको रुकना है, ठीक है। यू विल गेट द वन अमाउंट ओवर हियर, उसको आपको साइड में रखना है। सेकंड आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट कितने का आया, मतलब अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको 9 मंथ्स के लिए भाड़े पे दिया है, तो आपको एक्चुअल रेंट कितने का आएगा, कितने मंथ्स का आएगा, 9 मंथ्स का आएगा, क्योंकि अगर आपने एक्चुअल रेंट उसको लाइक अगर एक्चुअल रेंट जो है वो 9 मंथ्स के लिए अगर आपने उसको रेंट पे दिया है, तो आपको 9 मंथ्स का ही रेंट आएगा। मतलब आप फर्स्ट कैलकुलेशन आप क्या करोगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, आपको यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगा। सेकेंड इज एक्चुअल रेंट, मतलब आपको एक्चुअली कितना रेंट आया। फॉर एग्जाम्पल से अगर आपको मैं बोलूँ 15,000 रेंट के हिसाब से है, तो 15,000 इंटू 9, तो आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा, क्योंकि 9 मंथ्स का ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलती है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना आ सकता था, आपको एक्चुअल रेंट 9 मंथ्स का आया, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितने मंथ्स का हो सकता था, 12 मंथ्स का हो सकता था। जब अगर आपने पूरे 12 महीने के लिए किसी को भाड़े पे दे दिया होता, तो वो 12 महीने के लिए अगर किसी को आपने भाड़े पे दिया होता, तो क्या होता, आपको 12 महीने का रेंट आता। लेकिन ये सिचुएशन में क्या हुआ, आपको 12 महीने का रेंट नहीं आया। तो यहाँ पे आप अज्यूम करो जैसे कि ए जो है वो ए 1 सेकेंड, नॉर्मली यहाँ पे ए का अमाउंट कैलकुलेशन करके आपने निकाल लिया कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर करके आपने एक अमाउंट यहाँ पे निकाला। सेकंड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट जो आएगा वो आपने कितने का मंथ का लिया, जितना मंथ का आपने भाड़े पे दिया होगा उतना यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन सी एक्चुअल रेंट कितना आ सकता था वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा इस सिचुएशन में। अगर आप 9 महीने का कैलकुलेशन करके बताओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट मेरा 9 मंथ्स का है, लेकिन ऊपर का जो ए पार्ट का जो कैलकुलेशन है फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट का जो भी कैलकुलेशन है वो तो 12 महीने का है ना। सो 12 महीने को हम लोग 9 मंथ्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जब मुझे कंपेयर करना है अगर, तो 12 मंथ्स का ये सब ऊपर के जो भी अमाउंट्स है फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट है, वो सब 12 मंथ्स का कैलकुलेशन है। लेकिन ये जो एक्चुअल रेंट है वो मेरा कितने मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। सो 9 मंथ्स और 12 मंथ्स कंपेरेबल नहीं है, बड़ा और छोटे को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करना है तो एक लेवल का होना चाहिए, छोटा छोटे से कंपेयर करो, बड़ा है तो बड़े से कंपेयर करो। सेम वे यहाँ पे यही है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग ने सी वाला ऑप्शन लाया, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। फेयर रेंट 12 महीने का है, म्युनिसिपल वैल्यू 12 महीने का है, स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने का है, लेकिन एक्चुअल रेंट 12 महीने का नहीं है, 9 महीने का ही है। इसके लिए उसको 12 करने के लिए हम लोग ने एक थर्ड ऑप्शन लाया, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल दैट मीन्स आ सकता था। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फिर जीएवी मानने का कैसे, ये स्पेशल कैलकुलेशन है, केस 6 ही एप्लीकेबल है यहाँ पे। केस 6 मतलब ये कैलकुलेशन आप कब करोगे, ये कैलकुलेशन आप तब करोगे जब आपने हाफ ईयर के लिए लेट आउट किया रहेगा और हाफ ईयर आपका वेकेंट रहेगा। जब वेकेंट आएगा, पीरियड ऑफ वैकेंसी अगर आपको पता चली, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कैलकुलेशन अप्लाई करना है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं, ये स्पेशल कैलकुलेशन है। क्लियर हुआ? तो जीएवी मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, 12 मंथ्स कंपेयर करो। अभी ए वाला पार्ट जो है वो 12 मंथ्स का है, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, बी के साथ कंपेयर नहीं करना है, इसके लिए तो सी को लाया, क्योंकि बी तो मेरा 9 मंथ्स का है ना, कंपेरेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, ए को सी के साथ कंपेयर करो, ए को सी के साथ कंपेयर करो। अगर आपका अमाउंट ए अमाउंट ज्यादा आया तो जीएवी विल बी ए वाला अमाउंट, लेकिन ए और सी को कंपेयर किया और आंसर आपको पता चला सी ज्यादा आया,
तो सी तो पहले से ही केस में नहीं है, तो सी के जगह पे जीएवी का अमाउंट क्या होगा, बी, दैट इज एक्चुअल रेंट। क्लियर हुआ ये आपको एवरीवन? स्पेशल कैलकुलेशन? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सबको कि एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, क्लियर है तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन तो करना ही है। वो नॉर्मल 5 केस रहेगा, तो मतलब आपको क्वेश्चन सामने रहेगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको केसेस आइडेंटिफाई करने हैं। वो जो 6 केसेस मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे, ये केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सम आपका जो है, ठीक है, ये होने के आपको केसेस आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जरा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल है, फेयर रेंट है वो 50,000 है, म्युनिसिपल वैल्यू है दैट इज 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है वो 40,000 है। पहले हम लोग नॉर्मल केस करेंगे। अभी आप यहाँ पे एक्चुअल रेंट में देख सकते हो 6,000 पर मंथ है, लेकिन फॉर 9 मंथ्स के लिए बोला है। नॉर्मली 12 मंथ्स के लिए लेट आउट होना चाहिए था। मतलब ये वाला कौन सा केस है मेरा, 6th वाला केस है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्चुअल रेंट जो है वो 9 मंथ्स का है, बाकी का 3 मंथ्स का कुछ बोला नहीं है। आप खुद रह रहे हो या फिर कुछ, तो ये 9 मंथ्स के बाद जो 3 मंथ्स है वो आपका वेकेंट है। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको कंपेयर करना है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, दैट इज 50,000 और 60,000, विच एवर इज हायर। कौन सा हायर है? 60,000। तो फर्स्ट केस, 60,000. yes, fair rent or municipal value whichever is higher, that is 50,000 or 60,000, 60,000 is higher। सेकेंड आपको किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट के साथ, अरे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 आया और स्टैंडर्ड रेंट मेरा जो है 40, तो 60 और 40 विच एवर इज हायर लोअर 40। क्लियर हुआ? ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन करने के बाद मुझे एक अमाउंट मिला दैट इज 40,000। अभी मुझे एक्चुअल रेंट देखना है। सेकंड पार्ट इज मेरा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो है वो 6,000 इंटू 9 मंथ्स, बिकॉज ओनली 9 मंथ्स के लिए आपने एक्चुअल भाड़े पे दिया है, तो आपको रेंट जो देगा वो 9 मंथ्स का ही देगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 6,000 इंटू 9 दैट इज 54,000। ये आपको सेकेंड वाला अमाउंट मिला। थर्ड वाला आप देख सकते हो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब जहाँ पे आपने एक्चुअल रेंट 6,000 इंटू 9 किया, दैट इज आपको 9 मंथ्स का रेंट मिला। लेकिन कितने मंथ्स का रेंट मिल सकता था? 12 मंथ्स का मिल सकता था। 12. यस, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट को लाया, दैट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे आपको, मैंने आपको क्या बताया, कंपेयर करना है आपको, ए और सी में कंपेयर करोगे आप। ओके, तो अभी आप ए वाला पार्ट कितना है, 40,000। ए में आपको कितना अमाउंट आया, 40,000 अमाउंट आया। सी में कितना है, 72,000। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ए का अमाउंट 40,000 है, बी का अमाउंट 54 है और सी का अमाउंट 72 है। तो अभी आपको कंपेयर करना है, ए को सी के साथ कंपेयर करो। यहाँ पे ए दैट इज 40,000 है और सी जो है वो 72,000 है। सो ए ज्यादा है या सी ज्यादा है? सी ज्यादा है। तो जब सी ज्यादा है तो मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपका ए ग्रेटर देन सी है तो आपको जीएवी विल बी ए, लेकिन अगर सी ज्यादा है ए से तो मेरा जीएवी का अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। सो ये केस में मेरा ए 40,000